अच्छा बच्चों, ये वाला कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग। सही है। ये वाला कौन सा है? राइट लंग। लेफ्ट लंग में एक लाइन है, नजर आ रही है आप सबको? अनस, हिबा, ये लाइन ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, लेफ्ट लंग में ये वाली एक सेपरेशन है, ये वाली एक लाइन है। हेलो। जी हिबा, आवाज आ रही है? अच्छा, एक मिनट। ऐसे नहीं आ रही सर, आपकी में जा आ रही। एक मिनट, हाँ। अनस, तुम्हें आ रही है बस? जी सर, क्लियर आ रही। सही सही। हिबा, तुम ना जब भी कभी ऐसा हो ना, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लेना, आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह। की तरफ आ रही। सही, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास था लेफ्ट लंग जो हमारा राइट है, और ये था हमारे पास लेफ्ट साइड जो कि हमारा राइट लंग है। उल्टा हिसाब होता है ना। तो जो हमारा लेफ्ट लंग है, इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। ये हिस्से कैसे बन गए? क्योंकि बीच में एक लाइन है जो इसको सेपरेट कर रही है। इस लाइन को अगर आप गौर से देखो, थोड़ा सा ये कर्व्ड है। तो इस लाइन को हम लोग बायो में कहते हैं फिशर। फिशर का मतलब होता है पार्टीशन। और ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर का मतलब ये ऑब्लिक हुआ हुआ है। तो आपके पास इसने इस लेफ्ट लंग को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सुपीरियर लोब, ठीक है। इंफीरियर लोब। अच्छा, अब जरा आप आ जाओ थोड़े से बड़े वाले लंग पे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट तो आपका, आपको पता है ना। हार्ट तो आपके पास जो है, मामलात हार्ट के वो इस तरफ के हैं, लेफ्ट साइड के ज्यादा हैं। जो आपके पास राइट लंग है, इसमें कितने लोब्स हैं? इसमें तीन लोब्स हैं। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। सुपीरियर बोले तो ऊपर, मिडिल बोले तो बीच में, इंफीरियर बोले तो नीचे। सही। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। अच्छा, यहाँ पे कितनी पार्टीशन है? यहाँ पे दो पार्टीशन है। सही, बिल्कुल। बिल्कुल, इस पार्टीशन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। तकरीबन हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है ये। और ये वही वाला ऑब्लिक जो यहाँ पर है। थोड़ा सा फर्क है बस। ये ज्यादा ऑब्लिक है, ये कम ऑब्लिक है, लेकिन नाम वही है इसका, ऑब्लिक फिशर। तो बस इतना सी चीज याद रखनी है आपको बच्चों। लेफ्ट लंग में टू लोब्स होते हैं, राइट लंग में थ्री लोब्स होते हैं। सही, ये चीज हो गई। जी सर। अच्छा, अब आ जाओ पीडीएफ पे। जब हमारे पास हमारे ब्लड में एच पॉजिटिव आइंस ज्यादा हो जाए, या अनफॉर्चुनेटली कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि एच पॉजिटिव आइंस अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो रहे हैं, तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक? तो आपका आंसर होगा ऐसे हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? एसिडिक। यानी कि इसका पीएच कम हो जाएगा, ज्यादा इसका पीएच कम हो जाएगा। कम से मुराद है कि अगर ये 7 है, ये 0 है, पीएच इसके लिए 14 है, तो ये कम हो रहा है। तो जितना पीएच कम होता है, उतनी चीज क्या होती है? एसिडिक। जबकि हमारा सर, ब्लड, ब्लड का पीएच क्या होता है? बेटा ब्लड का पीएच 7.2 से 7.4, 7.5 तक, ये एक नॉर्मल रेंज है। कुछ बुक्स पे 7.4 है, कुछ पे 7.5 है। तो समझो न्यूट्रल से लेके, समझो न्यूट्रल है ना। और या बहुत से बहुत न्यूट्रल से लेके बोल दो लेस अल्कलाइन। सही है। लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा इस ब्लड में क्या आ जाए? एच पॉजिटिव आइंस जमा हो जाए, और कौन सी गैस आ जाए? कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा हो जाए, तो देखो, अगर आप गौर से देखो, मैंने एरो ऊपर किए हुए ना। तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, कम होगा? ऑब्वियसली हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। पड़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ताकि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, वो एक्सचेंज हो जाए किससे? हमारी ब्रीदिंग ज्यादा करने से। एक्सचेंज वो मतलब अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले, और बाहर की ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा हमारे पास आ जाए। तो हमारा ब्रीदिंग रेट ज्यादा ठीक है। इसलिए होगा ताकि ये जो दोनों चीजें बढ़ी हुई हैं, ये सही हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। इसी तरह हमारा एच पॉजिटिव आयन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो जब जरूरत से कम हो जाता है, तो तब हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। काम हो जाता होगा। सही है। तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये यानी कि इन शॉर्ट, ना एच पॉजिटिव ज्यादा होने चाहिए, ना कम होने चाहिए, दरमियाने। इसी तरह CO2 भी ना ज्यादा ना कम। सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों ज्यादा,
ब्रीदिंग रेट ज्यादा। ये दोनों कम, ब्रीदिंग रेट कम। सर वैसे एच पॉजिटिव से क्या होता है? एच यानी सिर्फ पॉजिटिव, ये पीएच। हाँ एच पॉजिटिव से ये होता है कि एच पॉजिटिव समझो अकेला, समझो बदमाश है। ये अगर अकेला घूम रहा है आपके ब्लड में तो ये किसी भी चीज के साथ मिलके उसको एसिडिक बना देगा। क्योंकि ये ना खतर, ये अकेला नहीं होना चाहिए, और जैसे ही अकेला घूमता रहता है तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस करवा के उनका पीएच एसिडिक कर देता है, तो इवेंचुअली हमारे ब्लड का पीएच फिर एसिडिक हो जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। एच पॉजिटिव थोड़े से हो तो मसला नहीं है, ज्यादा ना हो। सही है, थोड़े से होना मसला नहीं है। अच्छा, अभी पता ठीक है। कैसे चलता है हमारी बॉडी को कि एच पॉजिटिव ज्यादा हो गया है या CO2 ज्यादा हो गया है, या एच पॉजिटिव कम हो गया है, CO2 कम हो गया है? इसको कोई ना कोई डिटेक्ट तो करेगा। और जो चीजें डिटेक्ट करते हैं उनको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स। सही है। कोई भी चीज बॉडी में अगर डिटेक्ट हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स चीजों को रिसीव करते हैं। अच्छा, रिसेप्टर्स तो बहुत सारे किस्म के होते हैं। पेन रिसेप्टर है, मैकेनो है, कीमो है। तो ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं इनकी नेचर क्या है? कीमो कीमो। रिसेप्टर, बिल्कुल कीमो कीमो। ये बात चली गई। चलो शायद उसका नेट। कीमो रिसेप्टर है, याद रखना। सही। जी अच्छा, सर। अब ये दो, अब इन रिसेप्टर्स के नाम क्या है? ये दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं। काम इसका भी दोनों का होगा, एच पॉजिटिव को देखेगा और CO2 को देखेगा। इसी तरह ये वाला जो रिसेप्टर है ये भी कोई किसी एक चीज को नहीं देखेगा, ये भी दोनों चीजों को देखेगा। तो दोनों रिसेप्टर दोनों चीजों को देख रहे हैं, एच पॉजिटिव को भी और CO2 को भी। अब इन रिसेप्टर की तादाद कितनी है? वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइप्स कितनी है? सिर्फ दो हैं। नाम क्या है? एयोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। एयोटिक बॉडीज और कैरोटिड एओर्टिक। बॉडीज। अब याद करो बेटा, हार्ट में से एक आर्टरी निकलती है सबसे बड़ी। उस आर्टरी एओर्टा। का नाम होता है एयोटा, याद है? जी। उस आर्टरी का नाम होता है एयोटा। एयोटा। एयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाती है। सही। इस एयोटा के ऊपर, इस एयोटा के ऊपर, इस एयोटा के ऊपर दो किस्म के रिसेप्टर लगे हुए हैं। यहाँ दो बना रहा हूँ क्योंकि मैं टाइप बता रहा हूँ, तादाद तो बहुत सारी होगी, टाइप दो है। एक का नाम होता है कैरोटिड बॉडीज, एक का नाम होता है एयोटिक बॉडीज। सही है, ठीक है। देखिए। नेटवर्क इशू था। ठीक है। अब यहाँ पे फंड जरा देखना, ये यहाँ पे एक साथ कभी भी नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, ये यहाँ पे होता ही नहीं है। तो अगर कोई पिक्चर में आ भी जाए तो आप इसका आंसर नहीं लिखना, उसका आंसर नन ऑफ दीज होगा या कुछ भी होगा, ये नहीं होगा। दूसरा कहाँ लगा हुआ है सर? दूसरा यहाँ लगा हुआ है इस आर्टरी के सर ऊपर। हाँ जी, ये बा सर एओर्टा दोबारा बता देना, नेटवर्क इशू था। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है बेटा? एओर्टा। सही है, जो हार्ट से निकलती है। कौन से वेंट्रिकल से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट साइड। और इसमें ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। ये मैंने पूरी एओर्टा ऑक्सीजन। बनाई है, पूरी एओर्टा ही है ये। सही है। तो ओके। सवाल ये है कि सर हमारे पास हमारे ब्लड में कभी एच पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, कभी CO2 ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इनको डिटेक्ट कौन करेगा? अनस, कौन डिटेक्ट करेगा इनको? रिसेप्टर्स। इन कीमो रिसेप्टर्स की रिसेप्टर्स। टाइप क्या है? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर का क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ताल्लुक क्या है? एच पॉजिटिव और CO2 वगैरह से। तो उनकी नेचर क्या है? कीमो मत रिसेप्टर। जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ये बहुत परेशान है। दो किस्म के होते हैं, एक का नाम ये है एयोटिक बॉडी, एक का नाम क्या है? कैरोटिड बॉडी। ये एक रिसेप्टर क्या बॉडी। काम करेंगे? ये डिटेक्ट करेंगे। क्या डिटेक्ट करेंगे? हमारे ब्लड में कोई भी एच पॉजिटिव या CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम, और डिटेक्ट करके मैसेज ओके। किसको देंगे, अब ये सब बताता हूँ। अच्छा, एक किस्म के रिसेप्टर का नाम था एयोटिक बॉडीज। एयोटिक बॉडी कहाँ लगा हुआ होता है? अगर आप गौर से देखो बच्चों, एयोटिक बॉडी जो है कहाँ लगा हुआ हो सकता है? अगर आप इसमें गौर से देखो तो एयोटा यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी कर्व हो रही है, ऐसी है ना? इस एयोटा के इस कर्व होने को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? एयोटिक आर्च। क्या कहते हैं? एयोटिक एओर्टिक आर्च। आर्च। इसी के ऊपर एक पर्पल कलर का मैंने रिसेप्टर बनाया है, और इस रिसेप्टर का नाम क्या है? उस रिसेप्टर का नाम है, आपका अल्लाह भला करे, एयोटिक बॉडीज। एओर्टिक बॉडी। बिल्कुल, एयोटिक बॉडीज किस पे लगा हुआ होता है?
एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च। और ये रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करेगा? आपके ब्लड में कोई भी अगर एच पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सही। दूसरा किस्म का रिसेप्टर कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है, जो ब्लू कलर का बना है ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? इस रिसेप्टर का नाम है कैरोटिड बॉडीज। बॉडीज। सही। एओर्टा की एक ब्रांच होती है, ये उसके ऊपर लगा हुआ होता है। और कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रांच सीधा, ये जो खून की नाली है सीधा आपके कहाँ जाती है? ये खून की नाली सीधा आपके हार्ट से कहाँ जाती है? ब्रेन में। और ब्रेन में एक आर्टरी में कन्वर्ट होती है, उस आर्टरी को कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो यहीं से इसका नाम क्या चल पड़ा? कैरोटिड बॉडीज। तो कैरोटिड बॉडीज कहाँ लगे हुए? एओर्टा की वाली ब्रांच के ऊपर। एओर्टिक बॉडीज कहाँ लगे हुए? एओर्टिक आर्च के ऊपर। दोनों का काम सर इस क्या? ब्रांच का कुछ नाम नहीं है? बिल्कुल, अभी पूरा बता देता हूँ, ये देखो। एओर्टिक आर्टरी। हेलो। 11 अगस्त में। खैर, इसका मुंह यहाँ पे उस तरफ दिया हुआ है। अब उस तरफ इस तरफ एक ही बात हो जाती है तकरीबन। इस आर्टरी का एक नाम है बेटा, बस। वैसे तो ये दो ब्रांचेस होती है, एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मैंने मिला के एक ही बना दी थी। सही है? एक होती लेफ्ट और एक होती राइट। वो तुम्हें पता है लेफ्ट ठीक और है। राइट के हिसाब से क्या होगा? वो एक लेफ्ट साइड से जाएगी और एक राइट। सिंपल नाम अगर बोलूं, कैरोटिड आर्टरी। ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरी कह सकते हो आप। ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो लगी हुई है वो कैरोटिड बॉडी है। और जो एओर्टिक आर्च के ऊपर लगी हुई है वो एओर्टिक बॉडी है। दोनों का काम किया एच पॉजिटिव को डिटेक्ट करना और ब्लड में क्या डिटेक्ट करना? इसकी कार्बन कंसंट्रेशन। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। सही। ठीक है। अच्छा, अगर ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो ये सब किसको मैसेज देते हैं? तो ये जो ब्रेन रिसेप्टर्स को। हैं, बिल्कुल। ये लेकिन ब्रेन में भी किस पार्ट को? तो याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं एओर्टिक बॉडीज, एओर्टिक बॉडीज और दूसरा कौन सा था आपके पास? कैरोटिड बॉडीज। ये क्या डिटेक्ट करती हैं? एच पॉजिटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। सही है? तो ये किसको मैसेज देती हैं? ये आंसर हुआ हमारा, जर्नलाइज्ड आंसर हुआ ब्रेन। ठीक है। ब्रेन में भी फिर किसको? तो आंसर हुआ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और तो तो बेसिकली ये वो पार्ट होता है ब्रेन का जो कि ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। सही। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में सेंटर लगा हुआ होता है, उस सेंटर को कहते हैं रेस। सेक्टर बिल्कुल, रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लगा हुआ है हमारे पास? मेडुला ऑब्लांगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी पीछे कौन सा होता है जो उसको मैसेज देता है इलेक्ट्रिकल करंट? पॉन्स। अगर आप ब्रेन को देखो बेटा, ब्रेन, ये मैंने साइड व्यू बनाया ब्रेन का। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। सबसे आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, और जो गुड तीसरा वाला ब्रेन। ब्रेन। बिल्कुल हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पीछे आता है सेरिबेलम, फिर आता है पॉन्स, फिर आता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस पर आपका ब्रेन खत्म हो जाता है और फिर नीचे आपका क्या चलता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल। सर पिट्यूटरी ग्लैंड भी तो होते हैं यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ है बेटा, ये रहा हाइपोथैलेमस, ये डॉट। फिर ये सॉरी, ये रहा थैलेमस, फिर ये हाइपोथैलेमस, फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इस तरह अच्छा होता अच्छा। है। हाँ, ये मतलब ये सब फोर ब्रेन में होता है। और फोर ब्रेन में ज्यादातर पार्ट होता है, 90% फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम। एक ब्रम है और एक बेलम है। बेलम वैलम। होता है जिसको हराम मगज पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सही है, कटाकाट पता नहीं क्या क्यों फल्ला। तो ये चीज होता है भाई। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब आ जाओ नीचे। क्या हमारा जो ब्रीदिंग होती है उसका न्यूरल कंट्रोल होता है या नहीं होता? यस, कि हमारी ब्रीदिंग का ताल्लुक न्यूरल से है, यानी कि ब्रेन ब्रेन भी कंट्रोल करता है? यस, करता है। जी। सही है, यानी कि ब्रीदिंग का केमिकल कंट्रोल भी है और न्यूरल भी। तो अभी जो है वो न्यूरल है। यानी कि क्या नर्वस सिस्टम का ताल्लुक ब्रीदिंग से है? यस है।
न्यूरल कंट्रोल में कौन सा सेंटर पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी से। ये सेंटर कहाँ लगा हुआ है? हाँ। मेड्यूला। मेडुला ऑब्लिंगुइटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में फिर कितने दो पार्ट्स हैं? दो सेंटर हैं। एक का नाम है इंस्पायरेटरी सेंटर, जो ऑब्वियसली किसको देखेगा? इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन को देखेगा, सांस अंदर आना। दूसरे सेंटर का नाम क्या है? एक्सपायरेटरी सेंटर, जो क्या एक्सपिरेटरी देखेगा? सेंटर। एक्सलेशन को देखेगा। यहाँ तक समझ में आया? देखो, जी। इंस्पायरेटरी सेंटर इनहेलेशन करवाएगा या रुकवाएगा? करवाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजेस रेट ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन। एक्सपायरेटरी सेंटर क्या करवाएगा? एक्सलेशन करवाएगा या इनहेलेशन करवाएगा? एक्सलेशन करवाएगा। बिल्कुल। और जब अगर एक्सपायरेटरी सेंटर एक्सलेशन करवाएगा तो इनहेलेशन क्या करवाएगा? स्टॉप या स्टार्ट? इनहिबिट। बिल्कुल। तो स्टॉप। एक्सपायरेटरी सेंटर एक्सलेशन को करवाता है और इनहेलेशन को इनहिबिट करवाता है। समझ गए अनस, हिबा? एक चीज करवा जी रहा है सर। तो ऑब्वियसली दूसरी चीज क्या करवाएगा? रुकवाएगा। स्टॉप। इसी तरह इंस्पायरेटरी सेंटर अगर इनहेलेशन करवा रहा है तो इनहिबिट किसको करवाएगा? एक्सलेशन को। सही है अनस, बात समझ में आ गई? आसान। सर मुझे एक्सपायरेटरी सेंटर का नहीं है। देखो, इंस्पायरेटरी सेंटर इनहेलेशन करवाएगा, सही है। ठीक है। तो अगर ये इनहेलेशन करवा रहा है, लिखा हुआ इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा काम क्या कर रहा होगा? ये स्टॉप करवा रहा होगा एक्सलेशन को, या इनहिबिट करवा रहा होगा। अब समझ गए? ठीक है। ठीक इसी तरह अगर एक्सपायरेटरी सेंटर एक्सलेशन करवा रहा है तो वो स्टॉप करवा रहा होगा इनहेलेशन। ऐसी है ना? ठीक है। ठीक। जी सर। एक एक के दो दो काम है, तो लेकिन उसका जाती काम याद रखना। इंस्पायरेटरी सेंटर इनहेलेशन करवाता है, एक्सपायरेटरी सेंटर एक्सलेशन करवाता है, तो दूसरा अपोजिट ही है। सही है। ठीक दोनों है। के दो दो काम है। ठीक है। दोनों के दो दो काम है, एक अपना और एक अपोजिट। तो आप लोगों को अपना याद जी। रखना है, अपोजिट खुद ही बना लोगे। सही है। ओके। जो इनहेलेशन करवा रहा है ऑब्वियसली वो एक्सलेशन को स्टॉप करवाएगा, जो एक्सलेशन करवा रहा है वो इनहेलेशन को इनहिबिट करवाएगा। अब सही है। ओके। जी जी अच्छा, सर। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को भी कब मैसेज आता है कि भाई आप ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ या कम करो? उसके ऊपर उसका जो है वो बॉस लगा हुआ है, एक बॉस नहीं, छोटा पॉज। छोटा बॉस है ये, पॉन्स। ये जो सेठ साहब हैं, ये पॉन्स जो है वो मेड्यूला को मैसेज देंगे कि अब आपको इनहेलेशन करवानी है। और ये मैसेज किस तरह जाता है? याद रखो, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इम्पल्सिस इलेक्ट्रिकल करंट। याद है, पढ़ा था सेकंड ईयर में, नर्व जी इम्पल्स, जी। इलेक्ट्रिकल करंट। सही है बा अनस? अब आ जी जाओ। जी सर। जी सर। पॉन्स में दो सेंटर लगे हुए हैं, थोड़ा सा टफ हो जाता है ये। पॉन्स में दो सेंटर है, एक सेंटर का नाम है नीमोटेक्सिक सेंटर, एक का नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये छोड़ दो, एटमॉस्फेयर। ऊपर लगा हुआ है नीचे लगा हुआ है ये भी छोड़ दो। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो सेंटर लगे हुए थे, कौन कौन से सर? इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर। एक्सपेरेंट। बिल्कुल, मेडुला ऑब्लोंगेटा का इंस्पायरेटरी सेंटर इनहेलेशन करवा रहा था, एक्सपायरेटरी सेंटर एक्सलेशन करवा रहा था। लेकिन इनको भी करवाने के लिए पीछे से इलेक्ट्रिकल करंट कौन दे रहा है? पॉन्स। पॉन्स। अब पॉन्स पे दो सेंटर लगे हुए हैं, नीमोटेक्सिक, एपनियोस्टिक। नीमोटेक्सिक सेंटर क्या करेगा ये आप लोग समझाओगे, ये मैं नहीं समझाऊंगा। देखते कौन अच्छा सब आपके सामने लिखा हुआ है, ये लो सब हटा दिया। नीमोटेक्सिक सेंटर क्या करेगा? सर वो उसको इनहिबिटर रहेगा। रोकने की इम्पल्स भेज रहा है कि एक्सेलेरेशन रोक दो। इम्पल्स भेज रहा है इंस्पायरेटरी सेंटर को, या एक्साइटेटरी इम्पल्स भेज रहा है? इनिबिटरी। यानी कि ये इनिबिटरी का मतलब क्या है? रोक रहा है। बिल्कुल, ये ऐसी रोक रहा है। इलेक्ट्रिक करंट भेज रहा है बिल्कुल, जो कि रोक रही है किसको? इंस्पायरेटरी सेंटर को रोकने का इंस्पेरेंट। मतलब क्या है? इनहेलेशन करवाएगा या नहीं? इनहेलेशन नहीं नहीं करवाएगा। करवाएगा। वेरी गुड। रुकवाएगा। बिल्कुल। अगर इनहेलेशन रुकवा रहा है तो इनडायरेक्टली क्या करवा रहा है? एक्सलेशन करवा रहा है। समझ गए? यानी सर ये एक्सपेरेंट। एक्सपायरेटरी सेंटर से आ रहा है। नहीं, आ नहीं जी। रहा। एक्सपायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कर रहा है। सही है। एक्सपेरेटरी सेंटर का काम बिल्कुल। कर रहा है। बिल्कुल, एक्सपायरेटरी सेंटर में इम्पल्सिस इनडायरेक्टली भेज रहा है कि मैंने इनहिबिटरी को रोक दिया, अब तुम चालू हो जाओ। आप समझ गए? ओके। पॉन्स का दूसरा सेंटर कौन सा है? एपन्यूस्टिक। ये इंस्पायरेटरी सेंटर को एक्साइट कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो इनहेलेशन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जी। जब ये हो जाएगी तो ऑब्वियसली एक्सलेशन होगी उस दौरान? नहीं होगी। बिल्कुल। आसान नहीं सर इसमें। जी जी सर हो हो गया। जाएगा। अनस कुछ भी नहीं है हिबा, सिर्फ सेंटर के नाम है, बस अजीब से।
ऊपर वाले सेंटर तो बहुत शरीफ हैं, नीचे वाले थोड़े अजीब से हैं। तो चंदा आप एक याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट है। लेकिन एक सही याद करना, पता चला एक ही उल्टा याद कर लिया, हाँ, तो सब उलट हो जाएगा, तो फिर ये मसला हो जाएगा। एक याद करो। मैंने तो अपने आज तक याद है, मैंने अपने मतलब उसमें जब मैं खुद पढ़ता था तो मुझे एपनिस्टिक ज्यादा याद रहता था। तो कोई मसला नहीं, सबका अपना अपना सेटिंग होती है। आप एपनिस्टिक याद कर लो, नीमोटेक्स देगा आप खुद बना लोगे, सिंपल। कोई एक याद कर लो, टेंशन नहीं। अच्छा, एक और चीज, ये कहाँ से आ गया? इमोशन। आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। यार हमारा जो ब्रेन होता है बच्चों, उसमें आपके पास ये जो ब्रेन होता है, इसमें हमारे पास जो होता है, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन। फिर फोर ब्रेन, सॉरी। जो है बिल्कुल फोर ब्रेन। ये इस चार्ज फिल्म आ गई। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है टेलेंसीफिलॉन, सही, और एक होता है डाइंसीफिलॉन। टेलेंसीफिलॉन का मतलब कौन से पार्ट की बात हो रही है? सेरिब्रम। डाइंसीफिलॉन में दो पार्ट्स आते हैं, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। समझ गए? थैलेमस समझो ये रहा, जी सर। ये डॉट, और सेरिब्रम समझो ये पूरा है सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम में फिर मजीद तीन आते हैं। एक का नाम होता है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे होता है, ये रहा, सही है। एक का नाम होता है एमिगडाला, वो भी इधर होता है, एमिगडाला। और एक का नाम होता है हिप्पोकैम्पस, याद होगा आप सबको, वो ये रहा। जी जी। लर्निंग सेंटर। सॉरी, सॉरी, लर्निंग सेंटर कहलाता है ना। कौन सा सेंटर? लर्निंग लर्निंग। सेंटर। कौन सा हिप्पोकैम्पस? जी। यहाँ पे मेमोरी, मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का गेम है इसका सारा। तो आप कह सकते हो हाँ लर्निंग। वैसे बेसिकली लर्निंग का सबसे ज्यादा ताल्लुक किससे होता है? सेरिब्रम। इंटेलिजेंस। सर भाई ये मुझे इसलिए अभी रिकॉल हो गया, ये रिकंडक्ट के एमडीकैट में एमसीक्यूज आया था। हाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कौन सा काम आता हाँ, हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी, एमिगडाला जो है वो आपका फियर, इमोशंस वगैरह देखता है। और हाइपोथैलेमस जो है लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके देखता है वाटर बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस, माइग्रेशन। सेरेब्रम आपका खैर ये अलग है, हम पढ़ेंगे एमडीकैट में, सबके अलग अलग फंक्शन है। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हमारे इमोशंस जो हमारे लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पे को अफेक्ट करते हैं। आसान लफ्जों में मैं बता देता हूँ। क्या हमारी कभी टेंशन में सांस फूल जाती है? डेफिनेटली, बिल्कुल सांस है? फूलती जी है। सर। ये एक नॉर्मल साइन है। तो इमोशंस में पॉजिटिविटी भी आ जाती है, नेगेटिव इमोशंस भी आ रहते हैं। तो यस, वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पे अफेक्ट करते हैं। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, या कभी बिल्कुल जो है वो सांस बैठी जाती है, दिल बैठा जाता है। ये है। तुम लोग एमडी कैट का टेस्ट दोगे ना, तो रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि इनहेलेशन सेंटर को पता नहीं होगा क्या करना है, और एक्सहेलेशन को भी नहीं, दोनों ही तेज भाग रहे होंगे। नहीं सर, डिमेंशिया यार। मतलब हाँ, मतलब इन शॉर्ट ब्रीदिंग रेट तेज हो जाता है। सही, हाँ, ब्रीदिंग रेट तेज है। डायरेक्ट बेहोश। ये चीज है, हाँ। तो अच्छा, अब आ जाओ आपके पास। सर एक्सपीरियंस अब तो। हाँ, अब तो वाकई, एक मिनट सब। नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ। सर मैं नम्स का टेस्ट दूं? हाँ बिल्कुल, नम्स का टेस्ट दो। नम्स के और पास पेपर प्रैक्टिकल आज मैंने नॉलेज। भेजे, मैं तुम लोग को अभी भेज देता हूँ सब। नम्स के पास पेपर मैंने भेजे आप, मैंने थोड़े कंपाइल किए नम्स के पास पेपर, ठीक है। मैंने नम्स के पास पेपर कंपाइल किए, और ये एक स्टूडेंट को भेजे आपके सामने। इसका है कमेंट, ये आप पढ़ सकते हो, सही है। हालांकि मैंने पूरे कंपाइल नहीं किए थे, थोड़ी से कर किए थे, 317 पेजेस के। ये लो नम्स के पास पेपर, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब है। सही है। नम्स के पास पेपर है, तो दोनों को भेज दिए। नम्स का टेस्ट दो, बिल्कुल अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी, फेडरल बोर्ड से बहुत आता है। अच्छा, ये अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बीच में ऐसे पॉइंट है जो भी हमारे डिस्कस करने हैं। हाँ, एक मिनट। ये, जब हमें कभी ब्रीदिंग में बेटा डिफिकल्टी हो, तो उसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? डिस्निया। डिस्निया, पी साइलेंट है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज नोन एज डिस्निया। सही है, समझ आ गया? ओके। अच्छा, जी सर। ठीक क्या है हमारे सर। ब्लड में कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है? बिल्कुल हो सकती है। जी। तो हाई कंसंट्रेशन
Concentration of carbon dioxide. कंसंट्रेशन मिकदार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज नोन एज, इसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? हाइपर कैपनिया, High हाइपर कार्बिया। सही है। जब हमारी बॉडी में, ब्लड में स्पेशली, जो है carbon ऑक्साइड dioxide. ज्यादा हो जाए तो ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर कैपनिया। हो जाए तो क्या कहेंगे? इसको बायो में कहेंगे हाइपोकैपनिया। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा। याद रहेगा? लिख दूं? जी सर। जी सर और एच पॉजिटिव और बिल्कुल। जो हाई नहीं, है। उसका ऐसा नाम नहीं है, उस कंडीशन को कहते हैं एसिडोसिस, यानी कि एसिडिक कंडीशन ज्यादा है। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गई है, ज्यादा का मतलब एरो पर, किसमें ज्यादा हो गई सर? हमारे ब्लड में। तो कंडीशन का नाम क्या होगा? कंडीशन का नाम होगा high हाइपर एपनिया। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही। सही है, डन है। अच्छा, अब अनस्टिका सर, अगर हाँ एच पॉजिटिव ज्यादा हो जाए, एसिडीमिया, हाँ ठीक acid है, है. एसिडोसिस भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से एसिडोसिस होता है। एसिडीमिया, एसिड हो गया, और मिया का तो मतलब ब्लड होता है, बताया था नस, याद है? जी जी सर. एसिडीमिया, मिया मीन्स ब्लड या कैंसर। कभी ब्लड होता है, कभी कैंसर होता है, यहाँ पे ब्लड हो गया। थैलेसीमिया ठीक में है भी सर। ब्लड है, ल्यूकीमिया में, वहां पे कैंसर है। तो अगर एच पॉजिटिव ज्यादा है, ज्यादा, एच पॉजिटिव कम सर है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना। बिल्कुल हो रही है चंदा। अगर बस सही है। से फिर नहीं अगर लिखना है। लो है तो फिर क्या होगा? लो का क्या है? एल्कालीमिया, बहुत आला, क्योंकि एसिडिटी कम हो रही है, बेसिसिटी बढ़। Alkaline. ये अच्छा है यार, अच्छा लगा एल्केली। ना। है वाह, Al- एल्केलीमिया। मुझे अच्छा ये वाला ज्यादा, Alkaline. हमने ये वाला ज्यादा पढ़ा है नाम। ये ज्यादा आसानी से याद रहता है यार। एल्कालोसिस, एल्कालोसिस, Alkalosis. यानी कि एच पॉजिटिव अगर कम है तो कंडीशन का नाम हो जाएगा Alkalosis. एल्कालोसिस। एल्कालोसिस। ये चीज सही बच्चों, डन है, यहाँ तक समझ में आया? एक जी मिनट जी में सर. हमारा कितना ब्रीदिंग रेट होता है? 10 मिनट रह गए, फिर हम लोग, एक और लेक्चर रह जाएगा इंशाल्लाह कल, तो होपफुली कल ही चैप्टर, कल ना हो सका तो बस एक, क्योंकि इससे आता कम है तो उसको जल्दी निपटा लेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है, कहाँ गया न्यू बुक? हमारा ब्रीदिंग रेट होता है तकरीबन 12 से 20 कर लो आप, 12 से 20 टाइम्स पर मिनट। सही, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। जी 12 to 20 times per minute. नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हो गया हमारा ये। अच्छा, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, थोड़ा ये भी बता देता हूँ। जब हम माउंटेन माउंटेन क्लाइंब करें तो हमारी सांस फूलेगी, हमारी जी. सांस फूलेगी, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। Come. तो उसको कहते हैं आर्टीरियल हाइपोक्सिया या टिश्यू हाइपोक्सिया। हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन, और इस कंडीशन को कहते हैं माउंटेन सिकनेस। Come. नाम अच्छा है ना, माउंटेन सिकनेस। सर इससे ऊपर वाला डिफिकल्ट ब्रीदिंग के अंदर आपने क्या बताया था। जैसे कोई लंग कैंसर है, किसी को वैसे ही मसला हो रहा है, टीबी का मरीज है, सांस लेने में दुश्वारी है, दर्द है सीने में, तो डिस्निया, डिस्निया। ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन है कोई बच्चों? ऐसे तो फिर कोई भी माउंटेन क्लाइम नहीं कर पाए। जब हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है, Oxygen. बिल्कुल, कि यार अब हमारे आरबीसी में जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, तब आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा बच्चों या कम होगा? ऑब्वियसली आपका ब्रीदिंग रेट But बढ़ेगा। बढ़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक हार्मोन रिलीज होगा बड़ा प्यारा सा किडनी से, आपकी सोच है, रिलीज कौन कर रही है? किडनी। किडनी। kidney. हार्मोन का नाम एरिथ्रोपोइटिन, ये आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, केमिकल कोऑर्डिनेशन। जी जी. इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? आरबीसी की तादाद बढ़ा देगा या कम कर देगा? बढ़ा देगा। पर हाँ. ज्यादा आरबीसी तो ज्यादा हीमोग्लोबिन,
जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, ज्यादा बारिश तो ज्यादा पानी, कम बारिश तो कम पानी। अल्लाह रहमी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना। सही है। तो बस बात सर मेरे फोन ने सुन लिया है। किस चीज का है वो? अब एरिथ्रोपोइटिक। बाहर आपके काला डाला हो। वही तो यार बस। और ज्यादा आरबीसी हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, क्या कैरी करने की, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टेम्पररी मोहब्बत रखता है परमानेंट? सोच के बताना। टेम्परेरी। वेरी गुड, क्योंकि टेम्परेरी। क्योंकि वो सम हाउ कभी ना कभी टिश्यू को दे देता है अपनी ऑक्सीजन, या उससे ले लेता है। नहीं नहीं नहीं, उसको देता है। उसको देता पे CO2 एक्सचेंज कर रहा। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टेम्पररी बाइंड करता है या परमानेंट बाइंड करता है? टेम्पररी बाइंड कर। टेम्परेरी। और जब तक वो बाइंड करता है, उस कैपेसिटी को बच्चों कहते हैं ये वाली कैपेसिटी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा, क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी, देखो पी का मतलब है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर से मुराद क्या होता है? पार्शियल प्रेशर से मुराद है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर का मतलब है उस गैस की मिकदार। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी हीमोग्लोबिन की बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बड़ी बढ़ है। जाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है? डायरेक्ट। यूनिवर्सिटी। ऑक्सीजन गैस ज्यादा। डाई। बिल्कुल, ऑक्सीजन गैस ज्यादा, हीमोग्लोबिन की उससे बाइंडिंग ज्यादा। ऑक्सीजन गैस कम, हीमोग्लोबिन की उससे बाइंडिंग कम। समझ आया? तो कल की क्लास मिस नहीं करना। अभी 6 मिनट है, अभी बात कह रहा हूँ एक, अभी अल्लाह हाफिज नहीं कर रहा हूँ। ये कल की क्लास बहुत ट्रिकी है, और ये सब आपके सिलेबस में देख रहे हो ये सब। और कल की क्लास में जी। वैल्यूज भी हैं, तो ये बड़ा है। जब तक 6 मिनट में कुछ और चीजें, अब जरा सुनो गौर से। हमारे लैरिंग्स में, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, वहां पे कुछ कार्टिलेजेस लगी हुई हैं, उनको ये कहते हैं। बिल्कुल नोट, मैंने सेपरेट किया हुआ लाइन, सेपरेटर लगाया हुआ, अभी की पॉइंट्स हैं। वोकल कॉर्ड्स कहाँ मौजूद होते हैं हमारे? लैरिंग्स में। लैरिंग। लैरिंग्स। वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट करते हैं, वोकल कॉर्ड्स की शक्ल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई मार दे घूसा, आवाज बंद, कार्टिलेजिस ही ठीक है टूट सर। जाएंगी। आवाज बंद तो बात की बात है, कार्टिलेजिस ही टूट जाएंगी भाई। हाय हाय, वोकल कॉर्ड्स की तस्वीर कोई अच्छी नहीं है हमारे इंटरनेट में। वोकल कॉर्ड्स, मजेदार पिक्चर। चलो, ये रही भाई वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे होती है कार्टिलेजिस। अगर ये जो आपको नजर आ रही व्हाइट कलर की साइड पे, ये जो यहाँ पे मेरा माउस है, वोकल कॉर्ड्स, करीब से देखो तो आप इसका सुपीरियर व्यू है। ये वाइब्रेट करती है ना हमारी आवाज से, तो बस फिर आवाज जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस होती है। अ चाइल्ड ब्रीथ, जो बेटा बच्चों का ब्रीदिंग रेट है वो हमसे ज्यादा है ना, चेक करो। 12 से 20 जी हमारा है, सर। 26 तो उनका है, क्योंकि हैं भी तो शपाटर ना बच्चे। सही है। ये छोड़ दो, रेस्पिरेशन लोएस्ट होती है स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग, छोड़ दो ये। सही है। और रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाती है एक्सरसाइज में, छोड़ दो ऑब्वियसली। अच्छा, लंग्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ट्यूब्स कौन सी है और सबसे पतली ट्यूब कौन सी? तो याद रखना, ट्यूब एल्विलाय नहीं होता। एल्विलाय तो सिर्फ एक थैली का नाम है, बैग एयर का नाम है। सैक है। तो ट्यूब सबसे पतली कौन सी है? ब्रोंकियोल। प्लीज इसको एल्विलाय मत करना, एल्विलाय ट्यूब्स नहीं है। एल्विलाय तो सिर्फ एयर सैक है, एयर बैग है। एल्विलाय तो इतने नाजुक होते हैं कि अगर आपने एक सिगरेट का कश लिया, एक कश, तो 500 एल्विलाय फट जाते हैं, इतने नाजुक है एक सिगरेट के। इतना डेंजरस भी नहीं सर। सोचो, ये बात है। अनस, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे, उससे भी फटते, उससे भी फटते हैं। सही है, चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि यू आर इनहेलिंग दैट थिंग ना। तो याद रखना ये वाला वर्ड अनस। तो कोशिश करो कि यू शुड अवॉइड। वैसे आई नो कि कम ही होगा, मेरा रीजन, मेरा भाई, मेरा हक नहीं है बोलना, मैं तो उस्ताद हूँ सिर्फ, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। ये वाले एजेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं यार। और ट्रस्ट में, हम लोग समझते हैं कि सिर्फ स्मोकिंग वेब या इसी में होते हैं, वो भाई, ये आपके जो डाइट चल रही है ना आजकल, हमारे कराची के स्पेशली, उसमें भी ये वाले एजेंट्स होते हैं। और ये आपके आर्टिफिशियल जो फ्लेवर जो जूसेस मिलते हैं ना, स्लाइस जूस और ये फलाना, सोडा। में भी फ्लेवर्स में भी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, सब में होते हैं। एवरीडे का नाम सुना है? टी वाइटनर,
उसमें भी एजेंट है। जी। हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, हमदर्द यूनिवर्सिटी की रिसर्च, लेकिन क्या करें अब, जितना लेकिन बच अच्छा सक वाइट। बचो। और एक चीज और बताऊं, स्मोकिंग का एक जी। फायदा है, मैं ये जर्नलाइज बात कर रहा हूँ तो कोई अपने ऊपर ना ले भाई। हम भी पीते थे पहले, लेकिन बहुत पहले ही छोड़ दी। तो स्मोकिंग का एक फायदा है, ये स्मोकिंग कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। ये देखो, स्मोकिंग रिड्यूसेस कब्स, कॉन्स्टिपेशन। सही है। सम स्मोकर्स लिखा हुआ है ना, लेकिन ये अच्छा खासा होता है। तो याद रखिएगा, ये है। बाकी जहाँ जितने नुकसान है, कुछ फायदा भी बता दिए। सही है। अच्छा, अब आ जाओ आप, एक और चीज। हाई एल्टीट्यूड पे बच्चों आरबीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज? आरबीसी हो जाएगा इंक्रीज। 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 अच्छा, हाँ ये अच्छा है। ब्रीदिंग किसका पार्ट होता है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन में कौन सी एनर्जी लगती है, मैकेनिकल, फिजिकल या केमिकल? रेस्पिरेशन होती है सेल्स, केम। जिसमें हमारा फूड टूटता है। तो वो कौन सी एनर्जी है? ना फिजिकल ना मैकेनिकल, वो केमिकल है। केमिकल। सही है, डन है। जी। अच्छा, टिश्यूज हमारे अंदर होते हैं बॉडी के, और टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं। तो जो टिश्यूज में रेस्पिरेशन होती है, उसको इंटरनल कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे? इंटरनल। इंटरनल। जो सेल में होती है उसको भी इंटरनल कहेंगे। सही है। और अगर अल्लाह ना करे, रेस्पिरेटरी सरफेस करे क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, तो गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगी? रुक स्टॉप। जाएगी। स्टॉप। यस, याद रखना ये चीज। सही है ना, समझ आया हिबा? जी सर। जी। सही है ना, मजा आया? मुझे तो मजा आया, एक से यस। दो होते हैं, अच्छा लगता है। एक मिनट यार, अब वो, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कल हम पढ़ेंगे इससे। ये बड़ी मेहनत से बनाई थी अनीस हुसैन में, ये वाली पिक्चर। अनीस की बोले। अनीस की, सही है। ये बहुत काम आएगी आपके एप्टीट्यूड में, तो ये मैं सर इसको। ये रंडी कोतल वाला ये, हाँ। वो जो दी लॉन्च के नीचे है। आ, यार ये लंडी कोतल वाला कैंपस है ना, वो वाला नॉर्थ आजवाद जी जी। वाला। ये है। सही बच्चों, इंशाल्लाह कल मिलते हैं ना, सी वाली पिक्चर भेज रहा है बस, सही है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप